हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। देखिए, अभी हम करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का क्लास 5। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का क्लास नंबर 5। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सीजीपीएससी का मैंने इसके पहले 4 वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उन सभी चीज़ों को देखेंगे, है ना, उन सभी वीडियो को देखेंगे और उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा उस पैटर्न को थोड़ा समझने की, है ना, उस पैटर्न पे थोड़ा वर्क करने की और उसी तरीके से आप क्या करेंगे अपने, ठीक है, तैयारी को उसी तरीके के प्रश्नों के लेवल पे करते रहेंगे ताकि चीज़ें, है ना, आपके पेपर जो 9 फरवरी को होगा तो आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। और यहाँ आपसे पूछा गया है, ककसार किस जनजाति का नृत्य है, ये आपको बताने हैं, है ना। ककसार जो है किस जनजाति का नृत्य है ये आपको बताने हैं। ए उरांव, बी हलबा, सी नगेसिया और डी मुरिया। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुरिया सही हो जाएगा। ठीक है, ककसार किस जनजाति का नृत्य है तो आपको याद रखना है मुरिया जनजाति का। मुरिया जनजाति निवास कहाँ करती है तो याद रखिएगा बस्तर में। ठीक है, मुरिया जनजाति निवास कहाँ करती है तो आपको याद रखना है बस्तर जिले में। ठीक, और ये जो इनका ककसार नृत्य है, ठीक, ककसार नृत्य है, इसको क्या कहा जाता है तो जात्रा नृत्य भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो ककसार नृत्य है इसको क्या तो जात्रा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, और ककसार नृत्य कहाँ पर किया जाता है तो याद रखिएगा इनके धार्मिक स्थल में। कहाँ किया जाता है तो याद रखिएगा इनके धार्मिक स्थल में, वर्ष में एक बार, है ना, वर्ष में एक बार इनके धार्मिक स्थल में ककसार नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, ये जो है अपने धार्मिक देवता जिनका नाम है लिंगोपेन। ठीक है, ये जो है अपने धार्मिक देवता जिनका नाम है इंपॉर्टेंट है लिंगोपेन, है ना, इनको प्रसन्न करने के लिए जो ककसार, ठीक है, जो मुरिया जनजाति के युवक युवतियां हैं वो क्या करती हैं रात भर, है ना, नृत्य गान आयोजित करती हैं। जो मुरिया जनजाति की युवक युवतियां हैं, ठीक है, ये रात भर क्या करती हैं तो नाच गान करती हैं। ठीक है, नाच गान करती हैं। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें कक्षा नृत्य के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ परिचय एक पुस्तक का नाम है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताने हैं। ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी बलदेव प्रसाद मिश्र और डी प्यारेलाल गुप्त। तो याद रखिएगा, यहाँ आपको जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, बलदेव प्रसाद मिश्र जो है ये जो है छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के क्या है तो लेखक हैं। अब बलदेव प्रसाद मिश्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार हैं, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्या है तो साहित्यकार हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और देखिएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, इनकी एक बहुत बढ़िया रचना है जिसका नाम है झलमला। ठीक है, ये इनकी एक बहुत बढ़िया रचना है, संस्कृत क्या है आप कहना चाहिए, ठीक है, इनकी एक बहुत बढ़िया रचना या इनकी रचित जो एक है, ठीक है, तो वो उसका नाम क्या है तो झलमला है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट नाम जहाँ से आपके पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं उनको बताता हूँ। तो इनमें आपको नाम याद रखना है गोपाल मिश्र जी का। ठीक, इनमें आपको नाम याद रखना है गोपाल मिश्र जी का। तो गोपाल मिश्र जी की जो रचना है उनमें खूब तमाशा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है ना, सीजीपीएससी और सीजीपीएफ दोनों में। खूब तमाशा, ये खूब तमाशा किसकी रचना तो याद रखिएगा गोपाल मिश्र जी का। और जमैनी अश्वमेघ, ठीक, क्या तो याद रखना है जमैनी अश्वमेघ, ये भी इनकी ही रचना है, किनकी तो गोपाल मिश्र की। ठीक है, साथ ही सुदामा चरित्र, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है ना सीजीपीएफ में। सुदामा चरित्र किसकी रचना है तो आपको याद रखना है गोपाल मिश्र जी का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपकी अगला प्रश्न है। इनमें आपसे पूछा गया है, ये आपके छत्तीसगढ़ का जो प्री का पहला जीएस का पेपर आता है छत्तीसगढ़ जीएस, उसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि इनमें से कौन सा एक भाजी नहीं है, आपको बताने हैं। ठीक है, कौन सा एक भाजी नहीं है ये आपको बताने हैं। ए करमता, बी लाल, सी रमकेरिया और डी अमारी। देखिए करमता है ना, इसकी भाजी आती है, आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको देखने को मिला है भाई। ठीक, लाल भाजी, लाल भाजी के बारे में मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सभी वाकिफ होंगे, है ना। लाल भाजी सबने खाया ही होगा। उसके बाद है अगला है रमकेरिया। रमकेरिया ये किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा भिंडी को। ठीक, रमकेरिया किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा भिंडी को कहा जाता है। और ये क्या है, ये भाजी नहीं है। ठीक, अगला है अमारी। ठीक, अमारी की दो भाजी आती है, दोनों खट्टी भाजी होती है, कमारी पटवा बोलते हैं, कमारी भाजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, है ना, रमकेरिया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, किस जनजाति के नाम पर। ए मुरिया, बी भद्रा, सी दोरला, डी धुरवा। तो देखिए यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भद्रा सही हो जाएगा, है ना। यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नाट या इसी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा भद्रा नाट। कौन सी जनजाति करती है तो याद रखिएगा भद्रा जनजाति। भद्रा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, भद्रा नाट कहा जाता है। ये नाट या भद्रा नाट क्या है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है ना। ये क्या है तो आपको याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है। ठीक है, और ये, हाँ ठीक है, अब दूसरा चीज क्या याद रखना है कि भद्रा जनजाति निवास कहाँ करती है तो बस्तर के पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, बस्तर के पूर्वी क्षेत्रों में भद्रा जनजाति क्या कर तो निवास करती है। अब ये भद्रा नाट कब किया जाता है तो याद रखिएगा उत्सव के अवसर पर। कब तो उत्सव के अवसर पर या मड़ाई मेले के अवसर पर। ठीक, उत्सव के अवसर पर या मड़ाई मेले के अवसर पर। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जो मुरिया है ये कौन सा नृत्य करती है तो याद रखिएगा इनका जो प्रमुख नृत्य है उसको घोटुल नृत्य कहा जाता है। ठीक, मुरिया जी की जो प्रमुख नृत्य है उसको क्या तो घोटुल नृत्य कहा जाता है। और उसके बाद है धुरवा। धुरवा को और पर्जा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। धुर्जा अपने आप को क्या कहते हैं तो पर्जा भी कहते हैं। ठीक है, धुरवा अपने आप को क्या तो पर्जा भी कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, इनमें आपसे बोला गया है कि कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। इस तरीके के जनजाति के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। इस तरीके के जनजाति के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये आपको बताने हैं। ए 2000 में, बी 2002 में, सी 2010 में और डी 2014 में। तो याद रखना है आपको पारित हुआ था 2002 में, है ना। पारित हुआ था कब 2002 में, और लागू हुआ इसके एक साल बाद 2003 में। ठीक है, लागू कब हुआ तो इसके एक साल बाद 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय का आपको याद रखना है चेन्नई में है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय आपको याद रखना है चेन्नई में है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, आईसीए, ठीक है, ये क्या है, वैश्विक सहकारी सम्मेलन। ठीक, ये क्या है, वैश्विक सहकारी सम्मेलन। ठीक, 2024 ये कहाँ आयोजित की गई तो याद रखिएगा नई दिल्ली में, है ना। कहाँ आयोजित की गई तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार एक और न्यूज याद रखना है कि बाल विवाह मुक्त अभियान का आयोजन किनके द्वारा किया गया तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन न्यूज आपको याद रखने हैं। पहला तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आईसीए विश्व सहकारी सम्मेलन 2024 से कहाँ आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किसने किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है,
उसके बाद बाल विवाह मुक्त अभियान किनके द्वारा आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा अन्नपूर्णा जी के द्वारा। वो कौन है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये अब आपका, ठीक है, देखिएगा इस तरीके के प्रश्न है ना, आईपीसी से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही ये आपके मेंस के पेपर के लिए है ना, साथ ही ये क्या है तो आपके मेंस के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। आपके मेंस के पेपर के लिए जहाँ पे दंड संहिता संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हुआ है। देखिएगा अगर एसिड अटैक है ना किसी भी महिला पे, ठीक है, किसी भी महिला पे, ठीक है, किसी भी अपराधी के द्वारा या किसी पर भी, ठीक है, एसिड अटैक किया जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष, तो यहाँ के कानून में है ना बदलाव किया गया है। देखिएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 में, मतलब 2023 में भारतीय न्याय संहिता में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जो इनकी सजा को क्या सख्त सजा के लिए प्रावधानित किया गया है। ठीक है, देखिएगा कैसे, किसी व्यक्ति पर एसिड अटैक कर आंशिक या स्थायी नुकसान करने वाले अपराधी को, ठीक है, 10 साल से लेकर आजीवन तक कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ठीक, तो याद रखिएगा एसिड अटैक किसी के द्वारा किया जाता है तो उस व्यक्ति को 10 साल से लेकर कितने आजीवन कारावास तक का सजा हो सकता है, और साथ ही उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा एक ऐसा जुर्माना पीड़ित को चिकित्सा व्यय के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और वो जुर्माना जो है जो उनसे वसूला जाएगा, अपराधी से वसूला जाएगा, ठीक है, वो पीड़ित को क्या किया जाएगा, उनके जो, ठीक है, मेडिकल के खर्चे होंगे उसके लिए दिया जाएगा। ठीक, अगला देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास करने पर कम से कम 5 वर्ष कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी वह जुर्माने में दंडित किया जाएगा। कानून में 2 प्रावधान लाए गए हैं। पहला प्रावधान मैंने आपको बताया, दूसरे के अंतर्गत यह है कि 5 वर्ष या 5 वर्ष कारावास या जिसकी अवधि 5 वर्ष से बढ़ा के 7 वर्ष भी की जा सकती है, वह जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ आपसे बोला गया है कि भारत और कंबोडिया ने पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स शुरू किया। ठीक है, तो सिनबेक्स अभ्यास किनके मध्य किया गया, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। ठीक, ये सिनबेक्स अभ्यास है, ये किनके किनके मध्य हुआ है, तो याद रखिएगा भारत और कंबोडिया के मध्य। ठीक है, किनके किनके मध्य हुआ है तो आपको याद रखना है भारत और कंबोडिया के मध्य। कहाँ हुआ है तो पुणे में, है ना, कहाँ हुए हुए तो पुणे में। ठीक है, और आपको याद रखना है दिसंबर के माह में। ठीक, दिसंबर के माह में 1 से 8 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हरित परिवहन की दिशा में छत्तीसगढ़, हाँ पूछा नहीं गया इसमें हमारे ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो है मुखिया श्री सीएम विष्णुदेव साय जी के द्वारा, है ना, जो, ठीक है, परिवहन की दिशा में जो कार्य किया गया उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत ई बसों का संचालन शुरू होगा। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में चलेंगी 240 इको फ्रेंडली बसें। ये इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 240 बसें जो इको फ्रेंडली चलेंगी वो कहाँ कहाँ चलेंगी, तो आपको शहर का नाम याद रखना है। रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में और भिलाई में। इन 4 शहरों को याद रखना है, इन 4 शहरों में इको फ्रेंडली बसें चलेंगी। और इसकी संख्या कितनी होगी तो याद रखिएगा 240। कितनी तो 240। ठीक है, और हरित बस, ठीक है, या इको फ्रेंडली बसें जो चलेंगी इससे क्या होगा तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी, है ना। इससे क्या होगा तो याद रखना है वायु प्रदूषण में कमी आएगी। या ऐसा कहें कि जो इको फ्रेंडली बस चला रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है तो वायु प्रदूषण में कमी लाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और एक्चुअल में मुझे ये वाला वीडियो कल बनाना था ना, लेकिन एक दिन, चलिए कल मैं कुछ जरूरी काम की वजह से नहीं कर पाया था। देखिएगा वर्ल्ड एड्स डे, है ना, जिसको कहा जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को। हर साल कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो आपको डेट याद रखना है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो थीम, इस साल जो थीम, हर साल इसका थीम अलग होता है ना। तो वर्ल्ड एड्स डे 2024 का थीम क्या था तो टेक द राइट पाथ। याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है ना, टेक द राइट पाथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है।
देखिए यहाँ पे भारतीय सेना है ना, हमारी इंडियन आर्मी और सिंगापुर के जो सशस्त्र बल है, मतलब सिंगापुर की जो आर्मी है, उनके बीच अभ्यास हो रहा है। उस अभ्यास का क्या नाम है तो याद रखिएगा, अग्नि वॉरियर। ठीक, उस अभ्यास का नाम क्या है तो अग्नि वॉरियर, और कहाँ हो रहा है तो याद रखिएगा देवलाली महाराष्ट्र में। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि वॉरियर ये जो युद्ध अभ्यास है किन देशों के बीच हो रहा है तो याद रखिएगा, एक हमारे इंडिया और दूसरा जो है आपके सिंगापुर। ठीक, इंडिया और सिंगापुर सिंगापुर की आर्मियों के बीच हो रहा है। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है तो याद रखिएगा देवलाली। और देवलाली ये स्थान कहाँ है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। देवलाली ये स्थान कहाँ है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। इसी तरीके का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, है ना। हाँ, चलिए इसके बारे में कुछ एडिशनल आप जान रहिए। ठीक, 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी 1988 से। इसकी शुरुआत कब से हुई है तो आपको याद रखना है 1988 से। और लगातार, ठीक है, 2024 में ये 33 सालों तक अभी तक मनाया जा रहा है। ठीक है, लगातार 33 वर्षों तक ये मनाया गया है। और इसका थीम मैंने, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, टेक दी राइट पाथ, इसका हिंदी में मतलब होता है सही रास्ते पे चले, है ना। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है तो सही रास्ते पे चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, है ना, ये आपके वही सीजीपीएससी से रिलेटेड न्यूज है। यहाँ कुल सीजीपीएससी में भर्तियां कितने पदों पे आई है तो 246। और उसी का ये डिटेल दिया हुआ है कि 7 पद आपके डिप्टी कलेक्टर के हैं, और 21 और जितने भी पोस्ट पद हैं, जितने भी, है ना, पोस्ट हैं, सबके बारे में यहाँ पे क्या है तो डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही जो 71 अभियंताओं मतलब इंजीनियर की नई पदस्थापना संबंधी चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, चलिए ये आपका अगला प्रश्न है। देखिएगा, ये सारे करेंट अफेयर के प्रश्न है ना। तो उपराष्ट्रपति, है ना, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है सी जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने ईटानगर, ईटानगर कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ की विधानसभा को क्या किया, संबोधित किया है। ठीक है, तो हमारे उपराष्ट्रपति जिनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है तो याद रखिए ईटानगर, यहाँ विधानसभा सत्र को इन्होंने क्या किया, संबोधित किया है। देखिए आपका अगला चीज है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि 48-35 लाख हेक्टेयर खरीफ फसलों की बुआई हुई है। ठीक है, कितना तो 48-35 लाख हेक्टेयर खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। कितनी हुई तो 48-35 लाख। और लक्ष्य कितना रखा गया था तो लक्ष्य रखा गया था 48-63 लाख। ठीक है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य कितना रखा गया था तो 48.63, है ना। लेकिन कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो 48.35, है ना। कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो 48.35। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये न्यूज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, है ना, कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में कितनी मिलाकर कितनी बसें चलेंगी तो 240 बसें चलेंगी। ये कैसी होंगी तो इको फ्रेंडली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा भी आपको याद रखना है ना। रायपुर के लिए 100 बस है, दुर्ग भिलाई के लिए 50, बिलासपुर के लिए 50 और कोरबा को 40। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है इसी तरीके से। ठीक है, रायपुर के लिए कितना तो 100 बस है, दुर्ग और भिलाई के लिए कितना है 50 बस, है ना। रायपुर के लिए 100, इस तरीके से याद रख लीजिएगा आप। रायपुर के लिए कितना है तो 100 है, दुर्ग और भिलाई के लिए कितना है तो 50 है, कोरबा के लिए कितना है तो 50 है, और नहीं नहीं, कोरबा के लिए कितना है तो 40 है। ठीक, कोरबा के लिए कितना है तो 40 है, और दुर्ग, भिलाई और साथ में बिलासपुर के लिए कितना है तो यहाँ 50 है ना। बिलासपुर के लिए कितना है 50 है। ठीक है, इतनी चीजें याद हुई। चलिए, रायपुर के लिए कितना 100, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर के लिए 50 और कोरबा के लिए 40। ठीक, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके पेपर में जरूर इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप सभी को पता है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है ना, चुने गए हैं, अभी तक नवनिर्वाचित हुए हैं, वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और ये मेरे ख्याल से जनवरी के लास्ट तक, ठीक है, जनवरी के लास्ट तक क्या है वहाँ के, ठीक है, अपने पद पे क्या हो जाएंगे, आसीन हो जाएंगे, या पद स्थापना इनकी हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका में अभी करंट में जिनका लास्ट टेन्योर चल रहा है वो कुछ महीनों का ही है ना, जो बाइडेन जी का। तो देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, याद रखिएगा, भारतीय मूल के एक अमेरिकी जिनका नाम है काश पटेल। ठीक है, काश पटेल,
इनको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब FBI का क्या तो प्रमुख नामित किया है। FBI का क्या तो प्रमुख नामित किया है ना। देखिएगा, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। तो अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है आपको डोनाल्ड ट्रंप, और ये जनवरी के आखिरी तक है ना शपथ ग्रहण इनका हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होंगे वहाँ के, ठीक है, राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे। तो इन्होंने अभी से ही अपनी टीम में है ना सभी प्रमुखों को क्या कर नियुक्ति देने का काम चालू कर दिया है। और इसी में जो काश पटेल है, ठीक है, जो काश पटेल जी है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनको जो है उन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्या तो प्रमुख बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको याद रखना है नागालैंड के बारे में। ठीक, ये क्या याद रखना है, नागालैंड भारत का पूर्वी राज्य है ना, हमारे भारत का क्या है, पूर्वी राज्य है। साथ ही सेवन सिस्टर का, ठीक है, साथ ही सेवन सिस्टर का, साथ ही सेवन सिस्टर में से एक है ना, साथ ही सेवन सिस्टर में से एक है। और नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बना था, आपको याद रखना है। नागालैंड जो है भारत को क्या तो 16वां राज्य बना था। ठीक है, और नागालैंड जो है भारत के राज्य में कब शामिल हुआ था, तो 1963 में। नागालैंड भारतीय राज्य कब बना था, तो 1963 में। और कौन से नंबर का राज्य था, तो 16वां नंबर का। ठीक है, और इनका जो है स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, इनका क्या है, तो स्थापना दिवस मनाया गया कब, तो 1 दिसंबर को, है ना, इनका 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया गया। और कौन से नंबर का था, तो 62वां। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ यह याद रखना है कि नागालैंड जो है 16वां भारतीय राज्य बना था, पूर्वी राज्य है, और सेवन सिस्टर में से एक है। 1963 में भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, है ना, इस तरीके की चीजें भी आपको याद रखनी है कि नागालैंड के बारे में क्या याद रखना है। 1 दिसंबर को, है ना, 1 दिसंबर 1963 को ये क्या हो गया, हमारे भारतीय राज्य में शामिल हुआ। ठीक, इनकी प्रमुख जनजातियों के नाम ये दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे जरूर। यहाँ की साक्षरता, खैर यहाँ की GI टैग के बारे में आपको याद रखना है। नागा टमाटर टी, चाखेसंग सॉल और नागा मिर्च, ये यहाँ की जो, ठीक है, प्रमुख चीजें हैं, इनको क्या मिला है, GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा, नागा टमाटर टी, चाखेसंग सॉल, नागा मिर्च और संस्कृत। ठीक है, और यहाँ पे जो महोत्सव होता है हानबिल महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि हानबिल महोत्सव, ठीक, हानबिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है नागालैंड में। कहाँ, तो याद रखना है नागालैंड में। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सारामती, है ना, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, तो माउंट सारामती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, इसको पुनः फिर से चालू किया जा रहा है। ठीक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, इसको फिर क्या किया गया है, चालू किया जा रहा है। और याद रखिएगा 2024-25 के लिए, है ना, 2024-25 के प्रथम अनुपूरक के लिए इसका जो बजट है कितना का है, तो 25 करोड़ रुपए का है। इसका बजट जो है कितने का है, तो 25 करोड़ रुपए का है। और याद रखिएगा इसके तहत किन लोगों को दर्शन कराया जाएगा, तो उनके लिए योग्यता है 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हों, दिव्यांगजन हो, विधवा हो या परित्यागता हो, है ना, पति के द्वारा त्यागा गया हो। ठीक है, ये सभी लोग क्या होंगे, इसके लिए योग्य होंगे, है ना। दर्शन कराने के लिए इन लोगों को मौका मिला जाए, दर्शन कराने के लिए इनको मौका दिया जाएगा। किनको, तो 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति हो या विधवा व्यक्ति हो या पति के द्वारा त्यागा गया हो। ठीक, चलिए, तो इसके लिए बजट आपको याद रखना है कितना, 25 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए ये भी हम लोग न्यूज देखते हैं। देखिएगा, आपको याद रखना है कि, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15,000 नए आवास आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नक्सली क्षेत्रों में, है ना, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां जो है 15,000 नए आवास क्या कर तो आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत की जो ग्रोथ है ये कितना रही, तो 5.4%। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में आता है ना। ठीक है, मैं उसी तरीके का प्रश्न आपके लिए लाया हूं जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जुलाई से लेकर सितंबर के तिमाही में भारत की जो GDP ग्रोथ है कितनी रही, तो याद रखिए घटकर 5.4 हो गई है ना, घटकर कितने, तो 5.4 हो गई है। ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये ऐसा भी प्रश्न आपके संविधान में पूछा जाता है। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, है ना।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, क्लास यहीं तक।